नमस्कार, मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर का प्रचार खत्म होते ही आज कई एजेंसियों के एग्जिट पोल आ गए हैं और यहां एनडीटीवी पर आप देख सकते हैं पोल ऑफ पोल्स, यानी कि इन तमाम एग्जिट पोल्स का सार, एक औसत सभी एजेंसियों का देखा जाए तो क्या बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। यहां हमारे साथ एनडीटीवी पर आप ये देख सकते हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो रेंज है, बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो 211 से लेकर 245 तक जा सकते हैं और जो औसत है वो लगभग 234 सीटों का है। सीटें बीजेपी की कम जरूर हुई हैं, लेकिन बहुत आराम से बीजेपी को बहुमत मिलता उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है और ये साफ है कि बीजेपी की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। जो पोल ऑफ पोल्स या एग्जिट पोल्स जो तमाम आए हैं उनके मुताबिक नजर आ रहा है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी, लगभग सभी पोल्स ये दिखा रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल्स की आम आदमी पार्टी की ही वहां सरकार बनती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है और शायद बीजेपी अभी जो बाकी तमाम पोल्स आए हैं उनके मुताबिक एक आध सीट में आगे रह रही है। गोवा में बीजेपी आगे नजर आ रही है। मणिपुर में भी बीजेपी की वापसी हो सकती है। तो ये तमाम इस समय जो बड़ी तस्वीर है वो नजर आ रही है और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी संकेत उपाध्याय भी इस दौरान, जो लगातार संकेत उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं लगभग एक महीने से संकेत, और कई हजार किलोमीटर, 7,000 से ज्यादा आप अभी तक सफर कर चुके हैं। वापसी का मन नहीं है, अभी लखनऊ जाना है और जो ये पोल ऑफ पोल्स आए हैं उस पर सबसे पहले तो मैं आप ही की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अंदाजा ऐसा ही लग रहा है जमीन पे। बिल्कुल बिल्कुल नगमा जी, और इससे पहले कि हम उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल्स के ऊपर ही एक बात कर लेते हैं। और वो बात करने के लिए मैं ज़रा 2017 में जो एग्जिट पोल्स ने बोला था वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एमआरसी के पोल ने बीजेपी को 185 दी थी, लोकनीति ने 170 के आसपास दी थी, सी वोटर ने 155 से 160, चाणक्य ने 285, एक्सिस ने 280 और वीएमआर ने 190 से 200। और नतीजा कितना आया? 300 पार। ये बात सही है कि एक्सिस और चाणक्य उस 300 के आंकड़े से सबसे करीब थे, लेकिन अनुमान कोई नहीं लगा पाया था कि 300 पार होगा। इस बार अभी ये जो दो हैं जिनको सबसे विश्वसनीय माना जाता है, हालांकि गड़बड़ इन्होंने भी की है, लेकिन जिनको विश्वसनीय माना जाता है चाणक्य और एक्सिस, उसका इंतजार अभी भी किया जा रहा है। बाकी सारे पोल्स जो हैं उन्होंने फिर वही किया है जो उन्होंने पिछले साल किया था कि थोड़ा सा इधर भी कर दें, थोड़ा सा उधर भी कर दें, लेकिन नतीजा वैसा आता नहीं है। तो अब यही देखना होगा कि ये जो दो पोल जो मुख्य धारा से थोड़ा सा हट करके कुछ दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन एग्जिट पोल्स का क्या कहना है। लेकिन अगर एक चुनाव का विश्लेषण कर दें नगमा, तो वो ये है कि समाजवादी पार्टी का ये अब तक का, और समाजवादी पार्टी से मेरा मतलब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव नहीं, अखिलेश यादव का अब तक ये सबसे बढ़िया लड़ा हुआ चुनाव है। देखिए 2012 में उनके पिता उस समय चेहरा थे, उन्हीं के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया। अखिलेश यादव ने ग्राउंड वर्क जरूर किया, लेकिन चेहरा मुलायम सिंह यादव थे। मन से हैं मुलायम और इरादे लोहा हैं, ये समाजवादी पार्टी का नारा था। जब जीत गई सपा, तब उसके बाद हमने देखा कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, फिर परिवार में कलह हुई, दुनिया जहां की बातें हुई, सरकार चली गई। 2017 में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, 2019 में उन्होंने एक अकल्पनीय चीज की, मायावती से गठबंधन कर दिया, और हर बार ये माना गया कि अखिलेश यादव जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करने से चूकते नहीं हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, देखिए वो तो बड़ी बड़ी पार्टीज के साथ एक्सपेरिमेंट था, इस बार का एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे दलों से है और एक एक सीट के ऊपर सोच सोच करके लिया गया फैसला है जी। हमारा विश्लेषण ये है कि इस बार अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा अपने कैंडिडेट्स पर, अपनी पार्टी पर, सिलेक्शन पर, इस बात के चयन पर कि किस पार्टी से गठबंधन किया जाए, कितना गठबंधन किया है, वो सबसे ज्यादा मेहनत की है। वो मेहनत रंग लाएगी या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि अखिलेश के लिए भले ही वो मुख्य चेहरा हो, उनके लिए ये 403 अलग अलग चुनाव हैं जो कि वो कैंडिडेट के माध्यम से लड़ रहे हैं।
बिल्कुल संकेत, जैसा आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो अच्छा काफ़ी है और उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। अगर पिछले चुनाव की आप बात देखें तो जिस तरह की सीटें उन्हें आई थी वहां से कई गुना ज़्यादा सीटें हैं। वो अलग बात है कि ये फिर भी काफ़ी है या नहीं काफ़ी है। अब तक जो दिख रहा है ये नाकाफ़ी दिख रही है कि वो सरकार बना पाए। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार निर्मल पाठक। निर्मल जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो नतीजे अभी दिख रहे हैं एग्जिट पोल से जो सामने आ रहे हैं, उसमें जो बड़ी तस्वीर है, अगर हम उत्तर प्रदेश की पहले बात करें तो आपका क्या इसके ऊपर आंकलन है? क्या आप सरप्राइज्ड हैं? क्या आपको ताज्जुब हो रहा है कि बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है? आपको अभी भी ये लग रहा है कि बदल सकती है ये तस्वीर? एग्जिट पोल बहुत भरोसेमंद होते हैं ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी बताया संकेत जी ने कि पिछले जो 2017 में जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो किस तरह के थे। पर ये वाले, चाहे आप किसी भी राज्य की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर, सब जगह बहुत ही क्लोज कंटेस्ट ये रहा है। और हर जगह जो भी विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल, उन्होंने बहुत कांटे की लड़ाई में वो है। और वही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा चरण ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी वहाँ ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, वो आगे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी, जो मुख्य उनके प्रतिनिधि। और पहले दिन से ये लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच में ही मानी जा रही थी कि ये दो दलों के बीच का चुनाव हो गया था, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। और बीएसपी, कांग्रेस या AIMIM ये भी उसमें प्लेयर थे, पर ये बहुत महत्वपूर्ण इनका भूमिका लग रहा था कि नहीं होगी। चौथे और पांचवें चरण के बारे में ये था कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, इसलिए वो वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगी। छठे और सातवें चरण के बारे में ये आकलन था कि यहाँ जो दल अच्छा परफॉर्म कर लेगा वही सरकार बनाएगा। आखिरी लड़ाई जो छठे और सातवें चरण की थी वही सरकार तय करेगा कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो उस लिहाज से एग्जिट पोल को लेकर के भी अगर ये सीट्स का भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, और कैंडिडेट की हार जीत में भी बहुत ज़्यादा फर्क, बहुत ज़्यादा मार्जिन से शायद ना हो। ऐसी बहुत सारी सीट्स होंगी जिनमें मार्जिन आपको 1000-2000 इस तरह के वोट का मिलेगा। तो इस लिहाज से ये कहना बड़ा मुश्किल है। एग्जिट पोल पर पूरी तरह से भरोसा करना भी बड़ा लेकिन निर्मल जी, एक मोटी तस्वीर तो साफ नजर आ रही है, क्योंकि आप रेंज अगर देखिए अलग अलग एग्जिट पोल का, और हम जो एनडीटीवी पे दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स, उसके हिसाब से भी औसत 234 के करीब बीजेपी की सीटें हैं। पर ऐसे देखिए तो 211 से लेके 245 तक का उसका रेंज है। तो और समाजवादी पार्टी जो है वो उससे अभी काफी पीछे। उनका प्रदर्शन 3 गुना 4 गुना पिछली दफा से अच्छा जरूर रहा है, पर वो काफी नहीं है। पर उनके प्रदर्शन पर आप जो दिख रहे हैं अभी आंकड़े, उनके प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? जाहिर है उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, पर वो सरकार बनाने के लिए नाकाफी लगता है। देखिए इस बार बहुत सारी जगहों पे पिछली बार से मतदान कम हुआ है, परसेंटेज कम रहा है, 1-2% ही कम रहा है। पर आप अगर उसको वोटर्स की संख्या के लिहाज से देखें तो पिछली बार से वोटर भी पड़े होंगे, और उतना मतदान जो लगातार हर बार बढ़ रहा था वो इस बार नहीं बढ़ा नहीं इस बार, बल्कि कम हो गया। तो वो मतदाताओं में अगर बेरुखी है कैंडिडेट को लेकर के, तो वो किसके मतदाता हैं, वो किसको वोट देने जा रहे थे, वो भी एक बड़ा इसमें जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद उसका भी एनालिसिस होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही क्लोज कंटेस्ट रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का आप एवरेज भी 230 की सीट पे अगर मान लें उत्तर प्रदेश में, तो ये अखिलेश यादव उतना पीछे रहेंगे मुझे नहीं लगता है। और ये हार जीत अंततः आप देखिएगा उसमें बहुत कम मार्जिन के, सीट्स के भी कम मार्जिन, और वोटिंग परसेंट जो दोनों दलों को वोट परसेंटेज जो मिल रहा है, हो सकता है अखिलेश यादव का वोट परसेंटेज अगर वो सीट कम आ रही हैं, ये बहुत ही अभी कहना उस बारे में बड़ा रिस्की मुझे लगता है ये जी। क्योंकि जिस तरह का चुनाव उन्होंने लड़ा, जिस तरह की भीड़ अखिलेश यादव की रैलीज में देखने को मिली है, जिस तरह का उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में और उनके समर्थकों में दिखा है, उस हिसाब से उनका वोटिंग परसेंटेज कम होना नहीं चाहिए।
ठीक है, निरुपम जी भी हमारे साथ हैं। संजय, निरुपम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, यूपी के संदर्भ में बात करें, पंजाब के संदर्भ में बात करें, या उत्तराखंड, गोवा, आप हर जगह देख लें तो ये एग्जिट पोल कोई बहुत ज़्यादा मेहरबान नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल तो महज अनुमान है और इन अनुमानों के आधार पर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना मुझे लगता है बेमानी है। मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। हाँ, आप एक रुझान दिखा रहे हैं, अनुमान दिखा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अनुमान गलत साबित होंगे, क्योंकि हमारे पास भी जो एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से जो जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ सकती है, गोवा में भी सरकार बनते हुए दिख रही है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी को इतनी आशातीत सफलता मिलेगी ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने एक अच्छी फाइट दी है, वहां से बाकी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या अकाली दल हो या अमरिंदर सिंह जी की नई पार्टी हो, ये सब किनारे हट गई। वो लड़ाई पूरी कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी थी। अब उसमें कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो नए मुख्यमंत्री आए थे, चन्नी साहब, उन्होंने आखिर के जो उनके पास जो 111 दिन का कार्यकाल था उसमें बहुत अच्छा काम किया, और बड़ी उम्मीद थी और बहुत उम्मीद है, और मुझे लगता है कि एक अच्छी फाइट रहेगी और कांग्रेस पार्टी एक बहुत सरकार बनाने के करीब रह सकती है। अब रह गई बात उत्तर प्रदेश की, तो प्रियंका गांधी जी ने जो कैंपेन किया उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है पूरे देश ने देखा है और उस कैंपेन को पूरे देश ने सलाम किया है। उन्हें दिन रात जबरदस्त मेहनत की है, और कह सकता हूं कि उनकी जो मेहनत है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन या योगी सरकार के कुशासन के खिलाफ उन्होंने जो कैंपेन चलाया, और बहुत ही कह सकते हो विगरस कैंपेन चलाया है, उस कैंपेन का शायद कुछ फायदा समाजवादी पार्टी को मिल पाया होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जमीन पर एक स्ट्रक्चर था संगठन का, हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है। लेकिन निश्चित तौर पर उस कैंपेन से, प्रियंका गांधी जी के कैंपेन से एक उम्मीद बनती है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस पार्टी का अच्छा भविष्य है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे अभी भी नहीं लगता तो कि आपका ये कहना है कि ये इस वक्त का चुनाव नहीं, भविष्य का चुनाव है। लेकिन संजय जी, हो क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश में मैं 2005 से यूपी स्टेट को कवर कर रहा हूं, और 2005 ही से उत्तर प्रदेश में ये बात हमेशा सुनने को मिलती है कि कांग्रेस पार्टी अपनी संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसी कैसी संगठन मजबूत हुई है कि तब से लगातार कमजोरी होती चली जा रही है? क्योंकि आप इस बात की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम इसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, नहीं, 2005 से कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं तो कहूंगा कि 1990, 91, 92 के आसपास से कांग्रेस पार्टी के जो धरातल में एक बिखराव आया है, और कहीं ना कहीं उसका जो वहां का स्थानीय नेतृत्व था वो कमजोर होता चला गया, और इस दिशा में लगातार प्रयास भी हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुआ है। एआईसीसी में बैठे जो हमारा नेतृत्व है, उन लोगों ने लगातार कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में फिर से अपनी खोई जमीन को हासिल किया जाए, और उसी कड़ी में प्रियंका जी ने जब उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ली तो काफी काम किया, काफी मेहनत की है। ठीक है, रातों रात एकदम सफलता मिल जाती है और ऐसा होता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो पूरा कामकाज है और कांग्रेस के प्रति जो रुझान है, अगर आप कहते हैं कि अखिलेश यादव या योगी जी के चुनाव प्रचार में बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल के आए, तो हमने देखा कि प्रियंका जी के भी प्रचार में, उनकी पदयात्राओं में, उनके रोड शोज में भी बड़े पैमाने पर संजय जी, ये जो बड़ी भीड़ नजर आई प्रियंका जी के चुनाव में, वो इस समय कम से कम मैं जान रही हूं कि आप कहेंगे कि एग्जिट पोल्स के ऊपर भरोसा नहीं है, पर एक ट्रेंड नजर आता है, एक समझ में आती है तस्वीर, रुख क्या है अभी जो दिख रहा है, हो सकता है बदल जाए। तो वो भीड़ जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो रही है दूसरे वोटों में, और कांग्रेस के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में। और दूसरे आप कह रहे हैं कि इसका फायदा जो है समाजवादी पार्टी को एक तरह से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के मुकाबला अभी भी यहाँ पे बाइपोलर ही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए, और दूसरे की बहुत सारे इश्यूज थे। नहीं, लेकिन ये मैं नहीं मानता। अगर ये विश्लेषण है कि ये एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट है जी, तो ये ऐसा मेरा अपना विश्लेषण जो है 1 महीने के ट्रैवल के बाद मैं आपको बता दूं, ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट नहीं है। अगर कोई ये समझ ले कि बसपा मुकाबले में ही नहीं है तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आप पूर्वांचल को ही देख लें, पिछली बार यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी, ठीक है वो और जगह प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर भी किया था। सपा ने भी कुछ बढ़त यहाँ पर हासिल की थी। और इस बार ये माना जाए कि सीटें कितनी आएंगी मैं उस पर उतनी ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन जो वोट परसेंटेज है ना, उससे बहुत गणित समझ में आती है।
और वोट परसेंटेज निश्चित रूप से सपा और बसपा का दोनों का बढ़ते हुए दिख रहा है। आप कह रहे हैं देखिए बसपा दोनों का वोट परसेंटेज 2017 में बढ़ेगा, वोट संकेत। परसेंटेज 22 बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बसपा बढ़ेगा। वो आप ये X देखिए कि factor वो लगातार 22%, बसपा लगातार 22% के आसपास वोट 2017 में गई भी थी स्थिति में भी बहुजन समाज पार्टी 22% वोट लेके आई थी। अखिलेश यादव 22% वोट लेके आए थे। 2012 में समाजवादी पार्टी 29% वोट शेयर पर 225 सीट जीत गई, तो उनका उतना ज्यादा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ। अब वो दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का 40% वोट शेयर हो गया जी, तो 40% जो है वो 325 सीटों में ट्रांसलेट हो गया। तो ये पूरा खेल है। जी, बीजेपी कितना गिरेगी हाँ। और गिर करके वो कितना बटेगा, और अगर बहुत ज्यादा बट गया तो क्या वो एडवांटेज बीजेपी हो जाएगा, यहां गणित है जो समझनी है उत्तर प्रदेश। जी जी जी। तो बसपा भी चुनाव रेस में है, बसपा वो एक्स फैक्टर भी है जो बड़ा रोल प्ले कर सकती है जितने उसके वोट आते हैं। पर संजय जी, संकेत जैसा लगातार देख रहे हैं वहां पे ग्राउंड पे, और तमाम लोग जो गए वो ये भी कहते हैं कि लोगों में कई मुद्दे हैं, चाहे वो आवारा पशु का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड हो, तो ये सब सरकार के खिलाफ मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे थे। बावजूद इसके संजय जी, जो दिख रहा है एग्जिट पोल में कि अगर भाजपा की वापसी होती है सरकार की, तो क्या जो मुद्दे थे वो ऑपोजिशन ने ठीक से रेज नहीं किए, लोगों को वो समझ में नहीं आया, लोग फिर भी क्या मोदी फैक्टर है ये, आखिर लोगों में ये असंतोष नजर नहीं आ रहा, कम से कम जो अभी दिख रहा है नतीजे। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के जिन मुद्दों, जिन समस्याओं के बारे में आपने जिक्र किया, वो समस्याएं तो एकदम सामने हैं और उन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो या फिर जो तथाकथित तौर पर कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बहुत नियंत्रण में है, वो एक ढकोसला है। जिस तरीके से वहां पर एक बलात्कार के केसेस निकल के आते हैं, जिस तरीके से एक मंत्री का पुत्र गाड़ी चढ़ा देता है किसानों पे और उसको ढकने का प्रयत्न सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है, ऐसे कितने हादसे हुए, कितनी घटनाएं घटी हैं। तो ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी और कोविड की हैंडलिंग सबसे बड़ी फेलियर थी उत्तर प्रदेश में। तो आप कहें कि इन मुद्दों का क्या हुआ? इन मुद्दों को अपोजिशन के नेताओं ने बहुत तरीके से उठाया, सामने रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आता है तो ये बुनियादी मुद्दों पे चर्चा नहीं करती। वो कोशिश करती है कि यूपी को पोलराइज किया जाए या किसी भी स्टेट को पोलराइज किया जाए। उन्होंने पोलराइज करने का पूरा प्रयत्न किया, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, आ जाती है, अगर आपका एग्जिट पोल सही साबित होता है तो निश्चित तौर पर उनकी जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है वो कामयाब होती है। ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुई है पश्चिम में। इसीलिए आप देखिए 2 चरणों के बाद बीजेपी का ट्रैक ही बदल गया। हिजाब किसी भी चीज के बारे में बात की नहीं बीजेपी ने, और ये लॉ एंड ऑर्डर पर मुद्दा ले आए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कानून व्यवस्था का एक मुद्दा ऐसा है, उसकी सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन राजनीति छवि का खेल है नगमा, और छवि में ये संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की है कि अराजक सपहिये, ये वर्ड मैंने बहुत सुना कि कहीं अराजक सपहिये ना आ जाएं। मैं जरा इससे जोड़ दूं एक चीज। हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार का जब आखिरी हफ्ता रह गया था तो गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आता है कि यूपी के मुसलमान बीएसपी को भी वोट दे सकते हैं। वो क्या था? इनका एक जो हिडन अलाई है वो है ओवैसी जी की पार्टी। ओवैसी जी की पार्टी को हमेशा हर चुनाव में उतारते हैं ताकि कांग्रेस और जो भी एक सेकुलर वोट है उसको वो स्प्लिट कर सके। ओवैसी नहीं चल रहे थे, तो आखिर में फिर मेरे पास कुछ दोस्तों का फोन आया उत्तर प्रदेश से। उन्होंने कहा कि सडनली बीएसपी बहुत तेजी से चलने लगी है। तो बीएसपी को चलाया गया। बीएसपी प्रारंभ में बहुत ज्यादा धरातल पे नहीं दिख रही थी, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि मायावती जी पहली बार बहुत अनमने ढंग से चुनाव लड़ रही हैं, बहुत जोश के साथ, एग्रेसिव तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। लेकिन आखिर में बीएसपी धरातल पर बहुत एग्रेसिव तरीके से दिखने लगी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक अपना प्रयत्न रहा होगा। और बीच में खबर भी आई थी कि कई सीटों के ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, डील हुई, इस तरह की सारी बातें थी। मेरे ख्याल से कोई एक फोन टैपिंग और पता नहीं क्या था।
तो मेरा कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं चले। जी नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं। अगर बीजेपी जीती तो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की वजह से जीतेगी, ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से जीतेगी। क्योंकि अगर बुनियादी मुद्दों पर चुनाव होंगे, विकास के मुद्दों पर, कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर चुनाव होंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव होंगे, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव होंगे, कोविड के फेलियर के मुद्दे पर चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं जीत सकती। और आप ये नहीं कह सकते कि प्रियंका गांधी जी हो या अखिलेश यादव या कोई भी अपोजिशन में जो बैठे लोग थे, उन्होंने इन मुद्दों को बहुत कारगर तरीके से संजय जी, आप ये साफ कह रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की वजह से फायदा हो रहा है और बाकी जो तमाम चीजों, विकास हो, रोजगार हो, ये सब कोई मायने नहीं रखता। संकेत, एक कमेंट आपसे मैं इस पर चाहूंगी, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति काम नहीं की जमीन पे, बहुत सारी बातें थी, अब उसमें चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो तमाम तरह के जो, और भाषा हमने देखा कि किस तरह की भाषाएं इस्तेमाल की गई, स्तर कितना गिरता गया। तो ये तमाम अगर इश्यूज थे, मिसमैनेजमेंट के, मिसहैंडलिंग के, गवर्नेंस के, बावजूद इसके क्या आपको लोगों ने कहा कि जमीनी मुद्दे और हैं, पर जैसा संजय कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुई बीजेपी, दिखता है आपको ये? मेरा एक छोटी सी बात का मानना है और वो ये है कि 2013 के बाद से, 2014 के नतीजे के बाद से ये जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल विजडम होती है ना कि ऐसा हो गया तो इसकी वजह से ये प्रभाव, ऐसा हो गया उसकी वजह से वो प्रभाव, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। अभी हो क्या रहा है कि एक इरैशनल ट्रांस है कि मैं वोट, कितने लोगों से हम मिले, कितने ब्राह्मण, कितने पंडित, कितने जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं बीजेपी के, बहुत भयंकर रूप से नाराज हैं। सांड के मुद्दे को लेकर के गांव गांव में लोग परेशान हैं। लेकिन क्या उसका मतलब ये होगा कि गांव गांव में बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा? अब ये एक ऐसी चीज है, नाराजगी और वोट, ये एकदम दो अलग अलग चीजें हो गई हैं, क्योंकि इसमें बीच में एक चीज आ गई है, उम्मीद। अब वो उम्मीद किससे है और वो उम्मीद किस वजह से लगाए हुए हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। और ये इसी वजह से इलेक्शंस प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपको एक सेंस कुछ मिलेगा लेकिन हो कुछ और जाएगा। ये चीज देखने को मिली। तो सारा बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा बन गया इस चुनाव में। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बेरोजगारी एक मुद्दा बनेगा। यहाँ तो कास्ट से आगे लोग बात ही नहीं करते, और अभी भी कास्ट बहुत मायने रखता है। बीजेपी का यह कहना कि हम कास्ट से ऊपर उठ चुके हैं, बीजेपी खुद जानती है कि ऐसा नहीं है। पूर्वांचल में उन्होंने भी अपने अलायंसेस किए हैं, तो बोलने की बात अलग है, लेकिन किस तरीके से सब अपना, बीजेपी ने 4-5 अलग अलग तरीके के फॉर्मूले फिट किए हैं। उन्होंने एक मॉकटेल बनाई है जिसमें उन्होंने 10-15 चीजें डाल दी हैं, जिसमें ध्रुवीकरण की भी एक कोशिश की ऊपर से, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। कास्ट अलायंस, कैंडिडेट सिलेक्शन, जब देखा बहुत सारे लोग छिटक के जा रहे हैं, तो जो उन्होंने पहले ये सोचा था कि पूरे घर के बदल देंगे, जैसे उन्होंने गुजरात में किया और उत्तराखंड में किया, वैसा यहाँ नहीं किया। तो बीजेपी ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीजें डाल करके अपना एक प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जी, तो आप जैसा कह रहे हैं कि एक मॉकटेल बनाया है बीजेपी ने, कई चीजें हैं इसमें, कई चीजें डाली गई हैं। वो मॉकटेल लग रहा है अभी तक एग्जिट पोल के हिसाब से, जो पोल ऑफ पोल्स भी है, कि लोगों को पसंद आ रहा है मॉकटेल। वैसे समाजवादी पार्टी ने भी बनाया है और कई तरह के उन्होंने गठजोड़ किए हैं, जो उम्मीद की जा रही है कि रंग लाएंगे और प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है समाजवादी पार्टी का। हाँ, लेकिन अब एक ब्रेक ले रहे हैं। संकेत वापस आ रहे हैं मिस चर्चा पे, हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। संकेत जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जुड़े हुए हैं बनारस से, वाराणसी से। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो एनडीटीवी पे आप देख रहे हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल्स, यानी कि जो तमाम एग्जिट पोल्स अलग अलग एजेंसियों द्वारा किए गए हैं, उन सब का सार यहां आप हमारे साथ देख रहे हैं एनडीटीवी पे। और इसके मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है। उत्तराखंड में अभी कड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी को सभी एजेंसियां एक स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं। गोवा, उत्तराखंड, इन जगहों पे अभी बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो साफ नहीं है। मणिपुर में भी बीजेपी की एक तरह से वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो पोल ऑफ एग्जिट पोल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें देखें अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके अलग अलग आंकड़े हैं। पर पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है, ये पंजाब का आप देख रहे हैं, वो
आंकड़ा ये दिखा रहा है कि उनको बहुमत मिल रही है, 67 के करीब उन्हें सीटें वहां पे आ रही हैं। लेकिन पहले आपको हम दिखाते हैं कि हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पे किस तरह के कमेंट्स इस पर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का 7वें चरण का चुनाव भी आज संपन्न हुआ है। प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक समाजवादी पार्टी महागठबंधन के पक्ष में भारी मतदान करने के लिए प्रदेश की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कू पे लिखा है। दूसरे केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि 400 सीट जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव जी मतगणना के पहले ही 300 पर आ गए। 10 मार्च को गठबंधन के साथ 100 भी नहीं जीत पाएंगे। प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार फिर बनेगी। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजना, भाजपा का मजबूत संगठन पिछड़ों दलितों के समर्थन से फिर जीतेंगे। तो संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। संकेत, वाराणसी में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 2 दिनों पहले ही एक बड़ा रोड शो किया, आखिरी दौर के लिए बहुत जबरदस्त चुनाव प्रचार किया, उन्होंने कैंपेन में वो जुटे रहे, ये तो दिखता है कि वहां पे भी एक अनसर्टेनिटी थी कि होना क्या है। पर जो आंकड़े अभी आए हैं और जिस तरह के आप कू पे ये देख रहे हैं कमेंट्स भी, उसमें जो कह रहे हैं यहाँ पे मौर्य जी के केशव प्रसाद मौर्य की पहले तो 400 सीट का दावा कर रहे थे अखिलेश, 300 पे आ गए मतगणना के पहले और आगे जो है वो उससे भी कम पे सिमट जाएंगे और प्रचंड बहुमत भाजपा की सरकार बनेगी। तो क्या आपको जमीन पे दिखता है कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं? अभी भी मिस गवर्नेंस की बात होती है, मिस हैंडलिंग की बात होती है, तो वो क्या ये मोदी फैक्टर है? मोदी जी पे भरोसा है लोगों का जो इस वोट में तब्दील होता हुआ दिख रहा है? जी देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी ने यहाँ रोड शो किया, तो मैं ये बता दूं उन्होंने रोड शो इसी तरीके का रोड शो 2017 में भी किया था और मैंने वो भी कवर किया था। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां, उनका रोड शो देखिए, वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आप बात करें तो गुस्सा नरेंद्र मोदी से नहीं है, ना ही गुस्सा योगी आदित्यनाथ से है। अगर गुस्सा है यहाँ पर, अगर मैं सिर्फ बनारस की बात करूं तो वो है लोकल प्रत्याशी से, नीलकंठ तिवारी से। ब्राह्मणों का गुस्सा और तमाम समाज का गुस्सा। लेकिन बीजेपी में, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक इरैशनल ट्रांस है, उसमें एकदम से ऊपर बड़े नेता आएंगे और कैंडिडेट उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, विधायक उतना मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ हर सीट पे चुनाव या तो योगी लड़ रहे हैं या मोदी लड़ रहे हैं और उन्हीं की छवि पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो उस लिहाज से शायद बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि आप कैंडिडेट छोड़िए, आप ये एक चेहरा देखिए ऊपर, बस उसके हिसाब से आप चुनाव लड़िए। और योगी के साथ साथ मैं बहुत सारी ऐसी रैलीज में गया जिसमें फोर्स मल्टीप्लायर के तहत, प्रधानमंत्री की रैली में योगी आदित्यनाथ नहीं थे, ना केशव प्रसाद मौर्य थे। प्रधानमंत्री अपना अलग कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कहीं कुछ और अलग कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर। तो इस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति की है। एक कोशिश पूरी तरीके से ये देने की कोशिश की है कि भले ही बेरोजगारी पे सवाल उठ रहे हों, भले ही तमाम सांड पर सवाल उठ रहे हों, मतलब प्रधानमंत्री को सांड जैसे मुद्दे पर अंत में बात करनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, बहुत बड़ा मुद्दा था, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब मेन चीज जो आके अटकती है ना, वो पूरी तरीके से नगमा इस चीज पे अटकती है कि कितने लोग जो नाराज हैं वो इतने नाराज हैं कि वोट की चोट दे दें, बस यही कहानी। तो अब ये कि जो इतने लोग नाराज हैं, उनकी नाराजगी क्या ये काफी होगी? चाहे हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, वहां पे जाटों का वोट जो है वो कितना मायने रखता है और क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, ये तमाम चीजें देखने वाली हैं। ब्राह्मणों की नाराजगी की बात हुई। हमारे साथ महेश वर्मा जुड़ गए हैं बीजेपी से। महेश जी, ये जो अभी एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं और जो पोल ऑफ पोल्स हम दिखा रहे हैं, जिसकी चर्चा करें, उसके हिसाब से सरकार तो बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि उनको देखिए कि वो पीछे कहां थे और वो 3 गुने से ज्यादा बढ़कर यहां पर आए हैं। तो ये कुछ दिखाता तो है कि उनकी सीटें इतनी ज्यादा बढ़ी हैं। मैं उस तरफ तो टिप्पणी कोई नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, बीजेपी को अपनी संतुष्टि है। आज 7वें चरण के मतदान के बाद जो है ये आत्मविश्वास है कि हम निश्चित रूप से अच्छे मतों के अंतर से और अच्छे सीटों के अंतर से हम उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाएंगे। कुछ एग्जिट पोल्स अभी भी आने बाकी हैं, वहां पर चीजें बदल सकती हैं, पर बीजेपी को मोटे तौर पे एक अच्छे मार्जिन से इस समय दिख रहा है कि सरकार तो बनेगी। आपकी सीट तो कम हुई नगमा जी, एक बात और आपको बता दूं, जो पिछली बार एग्जिट पोल था
उससे इस बार ज्यादा दिखाया गया है। और पिछले बार की जो एग्जिट पोल था उसके हिसाब से अगर पूरे एनडीए का आकलन करें आप, तो वो 329 सीट हम जीत गए थे। इस बार थोड़ा उससे ज्यादा दिखाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो एक संतुष्टि है, जिस बात के लिए हम आज कहीं एक अंदर मन के अंदर जो संतोष है, वो इस बात का है कि जो हमने मेहनत करी, जो हमने काम किया, जो हमने पब्लिक के सामने जिस तरह से अपनी चीजों का, और जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारे नेतृत्व का व्यक्तित्व है, उसमें अगर कहीं सबसे पहले कोई मोहर लगी है तो निश्चित रूप से ये एग्जिट पोल लगा रहा है। और दूसरी तरफ उस दुष्प्रचार को नहीं, पर पहले से तो आपके हर जगह पे नुकसान तो हुआ ही। जितनी सीटें हमें मिली थी, सीटें तो आपकी कमी हो रही हैं। मैंने आपसे कहा ना कि 2017 में तो इससे भी कम सीटें दी जा रही थी एग्जिट पोल में। आप उठा के देख उम्मीद है कि इससे बढ़ेगी, लेकिन आपने कहा आप कमेंट नहीं करेंगे। एसपी को अगर आप देखें तो अगर हम उसका समाजवादी पार्टी को देखें, 1 मिनट आपसे ये सिर्फ समझना चाह रही हूं कि उनकी सीटों में काफी बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है कि सीटें कम थी, अब एक औसत देखिए तो भी 142 है समाजवादी पार्टी। नहीं जी, मैं कब मना कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि उस समय भी कमोवेश यही सीट इनको दी जा रही थी, लेकिन जीते तो 47 और 50 के आसपास ही रह गई थी सपा। अब सवाल यह है कि तब के और अब में अंतर है। तब में था कि भाई उस समय एक आतंक था, आतंक के साये में चुनाव लड़े गए थे। अपराधियों के जो बंदूकें थी वो कहीं तनी हुई थी और दूसरी तरफ वोटर थे, लेकिन अगर कहीं उस बुलेट पे वो बैलेट जो है सफल रहा तो उसका उस समय आप देखिए मत प्रतिशत भी बहुत अच्छा था जी। नहीं महेश जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, महेश जी मेरा सवाल, महेश जी संकेत बोल रहा हूं, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो अभी लेटेस्ट पोल आया है जिसमें 288 भारतीय जनता पार्टी को 288 से 326 की रेंज है, इतनी तगड़ी रेंज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आपको ये कॉन्फिडेंस किस बात से है? इस बात से है कि सारे वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं, या खेल वोट परसेंटेज में है कि आपके खिलाफ जो वोट पड़े वो पूरे समाजवादी पार्टी को नहीं गए, वो थोड़े से ओवैसी को चले गए, थोड़े से बसपा को चले गए, थोड़े इधर उधर चले गए और वो बट गया, और उस बटने की वजह से बीजेपी की सीट, क्योंकि देखिए वोट परसेंटेज और सीट 2 अलग अलग खेल होते हैं। ये तो वो प्रदेश है जहां 29% में सपा ने 225 सीटों के साथ सरकार बना ली। संकेत जी, बड़े अच्छे सवाल आपने किए, बहुत अच्छे सवाल किए आपने, और इसका अच्छे से अगर एनालिसिस किया जाए तो आपको कहीं 2017 को सामने रख के तब ये आपको सही और सटीक एनालिसिस समझ में आएगा। 2017 में जो एक गठबंधन हुआ था वो जाति आधारित कि बीएसपी और सपा और जयंत अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो 78% जो है वोटर्स जो है इनके फेवर में चला जाएगा। डिवीजन ऑफ वोट जो है वो नहीं होगा और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं हम जीत जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे। वो प्रयोग बिल्कुल असफल रहा। कारण क्या था कि 2014 में जो नरेंद्र मोदी सरकार आई थी और उसके जो परफॉर्मेंस थे वो कहीं ना कहीं उसमें दिखाई दे रहे थे कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सरोकार रखी हुई है जनता से, उसके काम से, उसकी नीयत और नीति दोनों में अंतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये जो चीज थी ये कहीं ना कहीं आज फिर से कनेक्ट हुई है। और मैं एक बात आपको बहुत मतलब ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चुनाव में एक चीज का अंत होगा और वो है परिवारवाद, और वो है नाम, परिवार के नाम पर पार्टी चलाने वालों का अंत जो है इस चुनाव में तय। ये मैं आपको बताना, ये जो चीज है अब ये जो है अब ये नहीं चलने वाली है नगमा जी। ये तो समय के साथ जो है ना, ये जनता 75 साल से इसी बात का इंतजार कर रही थी कि नरेंद्र मोदी जी जैसे, योगी आदित्यनाथ जैसे एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा व्यक्तित्व जो सत्ता में सिर्फ सेवा की भावना लेकर आया हुआ है और वो काम करेगा और हमें लेकिन ठीक है महेश जी, का फायदा मिलेगा। महेश जी अभी यहाँ पे संजय निरुपम भी थे और ये कहकर गए, मैं आपसे इसके बाद सवाल पूछूंगी इस पे कि आप सिर्फ और सिर्फ इमोशनल इश्यूज या ध्रुवीकरण पे बीजेपी को वोट अभी भी मिल रहे हैं, वरना आप देखिए तो बहुत सारी गवर्नेंस के ऊपर बहुत सारी शिकायत है, मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड है उसके ऊपर लोगों को शिकायत है, पर वो ध्रुवीकरण जो है वो कहीं
शायद काम कर रहा है, इमोशनल इश्यूज, मोदी जी का नाम, इन्हीं पे वोट पड़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम, और उसके बाद लौटते हैं इस चर्चा। तो पांचों राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स। और एग्जिट पोल पर क्या कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, ये देखते हैं। सभी एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी एग्जिट पोल जो निष्पक्ष रूप से आए हैं, किसी में 45 सीटें, किसी में 47 सीटें, किसी में 43 सीटें, अलग अलग सबके अनुमान आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब नतीजे आएंगे तो इससे कहीं ज्यादा आने वाले हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि 10 तारीख का इंतजार कीजिए। पोल ऑफ एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद उन्होंने ये बयान दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, सारे एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अब ये जो है वक्त से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए 10 तारीख तक।